नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इंडिया गठबंधन की बड़ी जीत, सुप्रीम कोर्ट ने मोदी को दिया नोटिस। चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार घसीटे जाएंगे आने वाले वक्त में। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि कहते हैं कि इसे ही कहते हैं कुदरत की मार। जिस सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें टूट रही थी, थोड़ी उम्मीदें जग गई। और दूसरा, इस वक्त जो परिस्थितियां देश के अंदर है, वह आने वाले वक्त में इस देश के लिए एक नई चुनौती बन रही है, क्योंकि सरकार जिस तरह से चल रही है वह सरकार सवालों के घेरे में है, और जिस तरह से नियुक्तियां हो रही हैं वह और भी सवालों के घेरे में है। जिस चुनाव आयोग चुना गया, जो बड़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जिस कानून के तहत चुने गए, नियुक्ति उनकी हुई है, उस कानून के अंदर पारदर्शिता नहीं थी। जबकि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह आदेश दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता होनी चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर अगर मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है, या ईडी की डायरेक्टर का, या सीबीआई डायरेक्टर का, या इनकम टैक्स डायरेक्टर का, तो वह पारदर्शित नहीं होगा, वह निष्पक्ष काम नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री ने अगर चुना है तो वह दबाव और प्रेशर में रहेगा, तो वह लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। हालांकि चंद्रचूड़ बाद में भाजपा के हितैषी निकले, लेकिन यह आदेश देश हित में उन्होंने दिया था, ऐतिहासिक था। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति की जो कमेटी होगी, उस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होंगे, और यह 3 लोगों की कमेटी मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगी। यह आदेश आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार विधेयक लेकर के आती है, और विधेयक ला करके यह नरेंद्र मोदी की सरकार यह कानून बनाती है कि प्रधानमंत्री होंगे कमेटी में, होम मिनिस्टर या कानून मंत्री होंगे, या फिर और लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। यानी कि 2 व्यक्ति सरकार का और 1 व्यक्ति विपक्ष का, 2-1 से जीत, जिसको प्रधानमंत्री चाहेंगे वही चुनाव आयोग बन जाएगा, वही ईडी का डायरेक्टर बन जाएगा, वही सीबीआई का डायरेक्टर बन जाएगा। यानी कि पक्षपाती तरीका होगा। और यह कानून के तहत नियुक्तियां शुरू हुई, जो ज्ञानेश कुमार और +2 दो जो चुनाव आयुक्त है और मुख्य चुनाव आयुक्त, तीनों की नियुक्ति हुई। ईडी के डायरेक्टर की हुई, सीबीआई के डायरेक्टर की हुई। तो आप अंजाम देख रहा है देश कि चुनाव आयोग कैसे विपक्ष की नहीं सुनता है, और सरकार पर सवाल नहीं खड़ा करता, और सरकार के पक्ष में सारे काम करते जाता है। तो भाजपा 90% वोट प्रतिशत से चुनाव जीत रही है। लोकतंत्र तार-तार किया जा रहा है, और सरेआम धांधलियां हो रही हैं। लेकिन ईडी किस तरह विपक्ष के नेताओं पर कार्रवाई करती है, गुनाहगार न होते हुए भी गुनाहगार बना देती है, कोई चोरी न किए होने पर भी जेल में डाल देती है। यह सब एक सरकार के दबाव में, क्योंकि प्रधानमंत्री नियुक्ति कर रहे हैं उस अफसर का, तो यह सारा चीज हो रहा है। इसकी चिंता जताई थी अपने जजमेंट में उस वक्त के सीजीआई चंद्रचूड़ ने। अब जब नरेंद्र मोदी सरकार ने इस कानून को बनाया, तो 146 सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। निलंबित करके पूरा विपक्ष को तब यह कानून पास हुआ था। यानी कि यह संवैधानिक नहीं था। इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, कोई मतगणना नहीं हुई, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई। यानी कि तानाशाही के तरीके से यह कानून बनाया गया। अब इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन पड़ा मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति पर। सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन पड़ा, तो इस वक्त जो सीजीआई है हमारे देश के, चंद्रचूड़, माफ कीजिएगा, सूर्यकांत, इन्हीं की अदालत में गया। इन्होंने उसे टालमटोल कर दिया। जब 19 फरवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति करना था, तो उसके पहले
14 फरवरी को जब हेडिंग लगी थी तो सुनवाई नहीं की गई, यह कहने के बावजूद कि 19 तारीख को नियुक्ति है, आप फैसला दीजिए, लेकिन उसे डेट को टाल दिया गया और वह सिर्फ लंबित ही रहा तारीख पे तारीख। अब उस पर सुनवाई शुरू हो गई, अब सुनवाई शुरू हो गई है और अब वही जस्टिस आज सीजीआई है इस देश के, सूर्यकांत। अब 2-3 चीजें जो बड़ी महत्वपूर्ण है आप दर्शकों को जानना। अब ऐसे में जब उस कानून को लेकर के उस संवैधानिक तौर पर वह कानून सही नहीं था और सूर्यकांत ने उसे टाल मटोल किया और उस पर फैसला नहीं दिया, ईवीएम मशीन को लेकर के बहुत सारे तथ्य और सबूत आए थे एडीआर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सूर्यकांत ही जस्टिस थे उस वक्त भी। तो उस वक्त ईवीएम को लेकर के बहुत सारी चीजें देश को पता नहीं था, जो सारा पोल खुला सुप्रीम कोर्ट के अंदर और 2024 लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होना था उस वक्त, और उसी वक्त ईवीएम को लेकर के खुला कि जिस लैपटॉप से प्रोग्रामिंग ईवीएम मशीन में की जाती है, ईवीएम मशीन के अंदर जो लैपटॉप से प्रोग्रामिंग की जाती है, वह लैपटॉप एक प्राइवेट इंजीनियर के पास रहता है। उसे कोई भी पकड़ ले तो अपने मुताबिक काम हैकिंग करा सकता है, यह साबित हुआ था उसमें। दूसरी चीज कि जब नामांकन प्रत्याशियों का हो जाता है और पर्चा वापसी का डेट पार हो जाता है, खत्म हो जाता है डेट, तब ईवीएम के अंदर प्रोग्रामिंग की जाती है। कौन से बूथ पर जाएगा, कौन सा प्रत्याशी कहां के प्रत्याशी के नाम से प्रोग्रामिंग बटन के द्वारा किया जाता है लैपटॉप से। यह सारी चीजें छिपाई जा रही थी। उस लैपटॉप को वह इंजीनियर अपने साथ लेके चला जाता है। वह इंजीनियर ना चुनाव आयोग का है ना सरकार का है, वह प्राइवेट है। तो कैसे हेरा फेरी हो रही थी वह पता चला, लेकिन उस पर भी कोई फैसला नहीं आया। एसआईआर को लेकर के यही आज के सीजीआई की अदालत में, 2 जजों की अदालत में एसआईआर को लेकर के, बिहार में जब एसआईआर शुरू हुआ, प्रयोग हुआ, तो यही जस्टिस आज सीजीआई जो है इनके अदालत में गया था सूर्यकांत के। एसआईआर को लेकर के बहुत सारी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की। यह लगा कि एसआईआर पर रोक लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा। 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए बिहार के अंदर, और बिहार के अंदर 55 लाख तकरीबन डुप्लीकेट वोटर पैदा कर दिए गए। और डुप्लीकेट बहुत सारे तथ्य और सबूत आए देश के सामने। बहुत सारी मीडिया ने, प्राइवेट मीडिया ने, स्वतंत्र मीडिया ने उसे दिखाया, लेकिन सरकार, गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। लेकिन बहुत सारे न्यूज 24 के रंजन भी दिखाए थे, लेकिन कोई, राजीव रंजन ने भी दिखाए थे, लेकिन उस पर कोई संज्ञान सुप्रीम कोर्ट नहीं लिया। ऐसे ऐसे तथ्य अजीत अंजुम ने दिखाए थे जिनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया बिहार के अंदर, लेकिन बीएलओ अपने आप सिग्नेचर करके फार्म भरते थे। जो जिंदा व्यक्ति है उसे मृत्यु घोषित कर दिया जा रहा था। यह सारी चीजें आ रही थी, लेकिन मृत्यु का वोटर कार्ड बन गया, जिंदा का वोटर कार्ड कट गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग के वक्त योगेंद्र यादव ने कहा, यह बात रखी और कही कि जो जीवित है उनका नाम काट दिया जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उन लोगों को ला सकते हैं कोर्ट में, अगर आपने ला दिया तो मैं एसआईआर को रद्द कर दूंगा। योगेंद्र यादव ने कई लोगों को ला करके सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हंस के मजाक में उड़ा दिया, उससे संज्ञान नहीं लिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमारे निगरानी में होगा, लेकिन फिर भी 65 लाख लोगों के नाम कट गए। लेकिन अब वही जस्टिस सूर्यकांत अब इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि इस देश के सीजीआई हैं। अब इनकी अदालत में सूर्यकांत के वह मामला आ चुका है और आज उस मामले पर सुनवाई हुई। लेकिन आप दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि राहुल गांधी ने 3 प्रेजेंटेशन दिए हैं चुनाव आयोग को लेकर के, कर्नाटक और हरियाणा का। 2 कर्नाटक का दिया, एक वोट चोरी का और एक कांग्रेस के वोट कैसे काटे गए वोटर लिस्ट से 20 सबूतों के द्वारा, और एक हरियाणा का।
हरियाणा का 25,44,000 वोट फर्जी वोट डाले गए, उसका सबूत दिया। और दूसरा कर्नाटक का 1,29,000 वोट एक विधानसभा में किए गए, और कांग्रेस के एक एक वोट को काटने के लिए 80 रुपया कीमत साइबर कैफे वाले को दी जा रही थी। कर्नाटक में चूंकि कांग्रेस की सरकार आ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई, तो वहां जांच शुरू हुआ सीआईडी का। सीआईडी के पास बहुत सारे तथ्य और सबूत लगे, उससे सीआईडी ने 18 लेटर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लिखे, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन एसआईटी की टीम गठित की गई, निकलकर उस जांच में आया कि 100 मोबाइल नंबर से सारा खेल किया जा रहा था। एक साइबर कैफे में बैठ करके यह काम किया जा रहा था। 3 साइबर कैफे के लोग पकड़े गए, उन्होंने कबूला कि एक वोट का काटने का 80 रुपया और एक वोट जोड़ने का 80 रुपया भाजपा के नेता द्वारा दी जा रही थी। भाजपा का नेता उसमें पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ। भाजपा के नेता के बैंक अकाउंट से वह डिटेल मिले जो साइबर कैफे वाले को 4 लाख से अधिक गया था। वीडियो मिले, सीसीटीवी फुटेज मिले, लैपटॉप, मोबाइल और डॉक्यूमेंट मिले, चुनाव लिस्ट पूरा मिला, लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं हुआ। अब ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि अब उस वक्त राहुल गांधी से जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया कर्नाटक का, तो उस वक्त पत्रकारों ने पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्यायपालिका में जाएंगे आप इन सबूतों को लेकर? राहुल गांधी ने साफ कहा कि लोकतंत्र का रक्षा करना संविधान का न्यायपालिका और चुनाव आयोग का काम है, क्योंकि वह संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मेरा काम था, जब उन्होंने अपना काम नहीं किया तो मैंने अपना काम किया। इस पर न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया। मैं यह तथ्य रख रहा हूं, यह सारे सबूत हैं ब्लैक एंड व्हाइट। चुनाव आयोग के डॉक्यूमेंट से ही चुनाव आयोग को चोर साबित कर रहा हूं। अब वह काम करे अपना जो करना है, वरना देश की जनता फैसला करेगी। साफ कहा, क्यों कि न्यायपालिका से इंसाफ उस वक्त नहीं मिल रहा था, तो नहीं गए। अब ऐसे में चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया, माफी मांगे वरना। तो माफी तो मांगने से इंकार कर दिया राहुल गांधी ने, वरना का जवाब नहीं आया आज तक। वरना का जवाब इस तरह आया कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कट गए, 55 लाख डुप्लीकेट हो गए। तब फिर राहुल गांधी ने हरियाणा का मुद्दा उठाया। हरियाणा में 25,44,000 फर्जी वोट पड़े थे। राहुल गांधी ने इसे साबित किया। ब्राजील की एक महिला की तस्वीर भी कई वोटर कार्ड में मिली। राहुल गांधी ने पूछा यह कौन है? चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, जबकि उस ब्राजील महिला का वीडियो आया कि मैं तो इंडिया कभी गई ही नहीं, तो फिर मेरा तस्वीर कैसे? उस तस्वीर को परचेज किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग तो नहीं सुना और ना तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना। अब ऐसे में 90 विधानसभा सीटें हरियाणा के अंदर हैं और 90 विधानसभा सीटों में 37 सीट कांग्रेस जीती है। अब ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री है, अगर 25,44,000 फर्जी वोट नहीं पड़े होते तो परिस्थिति क्या भारतीय जनता पार्टी की होती? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कुल वोटों का अंतर हार और जीत का मात्र 1,22,000 वोट है। अब सोचिए 25,44,000 में 1,22,000 वोट निकाल दीजिए तो कितना हो जाता है? यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट भी हरियाणा में जीत नहीं पाती, जमानत जब्त हो जाता। ऐतिहासिक परिणाम हरियाणा में हुए होते। इसका मतलब विपक्ष को अनलिमिटेड वोट मिल रही है, जनता दे रही है। राहुल गांधी ने इसे साबित किया। सुप्रीम कोर्ट की अब आंख खुली है, जब पूरे विश्व में चुनाव आयोग का छिछलेदर हो गया, नाम खराब हो गया, देश का नाम खराब हो गया कि देश के लोकतंत्र को छीना जा रहा है। राहुल गांधी ने बिहार के अंदर वोट मेरा अधिकार यात्रा निकाला,
जन सैलाब जुटा और राहुल गांधी ने पूरे देश में इस बात को फैला दिया कि वोट चोरी की जा रही है और न्यायपालिका चुप है। अब न्यायपालिका ने संज्ञान लिया है। न्यायपालिका ने इस बात का संज्ञान लिया है कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति जो है वह पारदर्शित नहीं है। नोटिस जारी किया कि आपने क्या सोच के कानून बनाया। तो नरेंद्र मोदी सरकार को और चुनाव आयोग को यह नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में जिस तरह से चंद्रचूड़ ने जजमेंट दिया था कि पारदर्शिता होनी चाहिए और पारदर्शिता नहीं है, अगर यह कानून रद्द होता है तो ज्ञानेश कुमार को जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा और नरेंद्र मोदी सरकार धराशायी हो जाएगी। इसीलिए पिछले दिनों कई दिनों से नरेंद्र मोदी मिशन 37 की बात कर रहे हैं। आप दर्शकों को कई प्रोग्राम में मैंने बताया मिशन 37 है क्या। मिशन 37 यानी कि 37 सांसदों का खेल, समझिए 37 सांसदों का खेल। नरेंद्र मोदी समझ गए कि 37 सांसद हमारे साथ छोड़ने वाले हैं, जो सरकार गिर जाएगी। वह 37 सांसद कौन है मैं बताऊंगा। ऐसे में 5 बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग चर्चा करके पूरे इसे गुत्थी को समझेंगे। पहला, राहुल गांधी की बात सही साबित हुई, ज्ञानेश कुमार जेल में डाले जाएंगे। राहुल गांधी ने यह कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, सरकार आज नहीं तो कल तो बदलेगी और जब सरकार बदलेगी तो एक एक व्यक्ति पर कार्रवाई होगी जो इस देश के लोकतंत्र को खत्म करने में इस सरकार का साथ दे रहा है। अब ऐसे में मोदी सरकार ने कानून बनाया कि चुनाव आयोग के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ड्यूटी में रहते हुए भी और ड्यूटी खत्म होने के बाद भी। मतलब समझे, यानी कि ड्यूटी के पीरियड में भी और रिटायरमेंट के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस कानून को रद्द होते ही यह सारे कानून रद्द हो जाएंगे और जो इस देश का संविधान राष्ट्रपति को जिस कानून का इजाजत नहीं देता है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं देता है, वह मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए वैसा कानून कैसे लागू हो सकता है। यह संवैधानिक हो ही नहीं सकता। यानी कि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया या प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी पद पर रहते हुए और पद से हटने के बावजूद उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, केस चलाए जा सकते हैं। हमारे संविधान यह कहता है। तो चुनाव आयोग उस संविधान से ऊपर कैसे जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने बिना बहस किए, बिना विपक्ष से राय मशवरा किए यह कानून बना दिया। अब यह कानून रद्द हो जाएगा अगर इस पर यह कानून मोदी का बनाया हुआ कानून रद्द होता है। तो दूसरी चीज कि ज्ञानेश कुमार के पहले जो राजीव कुमार रहे उनकी भी बड़ी लीलाएं हैं, वह भी सवालों को घेरे में, उनके ऊपर भी केसेस अब चलेगा। अब इस नोटिस का जवाब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी सरकार कब देती है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और ज्ञानेश कुमार का क्या जवाब आता है। ज्ञानेश कुमार के जवाब से उतना मतलब नहीं है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने जिस तरह कार्य किया है उसका जवाब उन्हें देना पड़ेगा और सरकार को देना पड़ेगा कि ज्ञानेश कुमार को ऐसे जो कानून पारदर्शित नहीं है इसके तहत क्यों चुना गया, क्यों सीजीआई को निकाला गया। अब यह चीजें जो नरेंद्र मोदी सरकार ने कानून बनाया पारदर्शित नहीं है, राहुल गांधी की यह बात सच हो गई कोर्ट में। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर टिक गई और मोदी सरकार को चुनाव आयोग मामले में नोटिस जारी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को जिस कानून के तहत चुना गया उस कानून के मामले में मोदी सरकार को नोटिस हो गया कि आप जल्द से जल्द यह बताइए कि आपने ऐसा एक पक्षीय कानून क्यों बनाया और क्यों ऐसा चुनाव आयोग चाहिए जिसे आप चुन रहे हो। जबकि जस्टिस सूर्यकांत माफ कीजिएगा जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री किसी अफसर को चुनता है तो वह अफसर प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्य नहीं कर सकता। जबकि टीएन शेषन हमारे देश के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे, जिसे विश्व लोहा मानती थी, विश्व में जिसका कद्र था, वह टीएन शेषन मोदी जैसे नेताओं को कहते थे कि ऐसे नेताओं को तो मैं प्लेट में रख करके ब्रेकफास्ट करता हूं, और वाकई करते थे। सरकार से लेकर के विपक्ष तक उनसे डरते थे
कि कहीं कोई ऐसा फैसला, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, उसके ऊपर रोक लगा दिया जाता था। जबकि चुनाव आयोग के कानून में, संविधान यह कहता है कि अगर चुनाव के दौरान किसी धर्म को लपेटा गया, यानी कि हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद या सेना का जो उपयोग करके और चर्चा करके वोट मांगता है, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, उसे प्रचार प्रसार से निकाल दिया जाएगा, उसके चुनाव लड़ने पर भी बैंड लगाया जा सकता है। तो कोई भी, चाहे भाजपा के लोग, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, आडवाणी रहे हो, सुषमा स्वराज, प्रमोद महाजन, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे कांग्रेस के लोग रहे हो, किसी ने भी कभी हिंदू मुस्लिम चुनाव के वक्त नहीं किया। उसके पहले, आचार संहिता लगने के पहले जितना करना होता था कर लेते थे। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नेता हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करता था, कोई भी नेता मंदिर मस्जिद की बात नहीं करता था, कोई भी नेता सेना को बीच में नहीं लाता था, और चुनाव निष्पक्ष होते थे। थोड़ी बहुत गड़बड़ियां रही, लेकिन वह ऐसा नहीं रही कि तख्ता पलट कर दे, किसी का इसको हरा करके उसको जिता दे, ऐसा नहीं हुआ करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो धार बनाया चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के नजर में एक ही है, वह भाजपा, उसकी सत्ता रहनी चाहिए, बाकी कोई भी राजनीति में वजूद नहीं रहना चाहिए। यह वजह रहा कि देश की सभी पार्टियां आज भाजपा के शिकंजे में, मोदी के शिकंजे में फंसी हुई है। जिस दिन लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होना शुरू हो गया, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा इस देश से। एक बार निष्पक्ष फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा करके देख लीजिए कि हरियाणा में जिस तरह से एकदम अभूतपूर्व वोट कांग्रेस को मिले हैं और फर्जी वोट से यह जीती है, भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी इस देश के अंदर। जबकि 2024 लोकसभा चुनाव में 76 लोकसभा की सीटें, वह भी सुप्रीम कोर्ट में एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग द्वारा पेटिशन डाला हुआ कि 76 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी धांधली से जीती है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है कि वाराणसी सीट भी उसी में आती है। अब ऐसे में भाजपा के लिए तो बड़ी मुश्किल हो गया, और यह नोटिस बहुत कुछ कहानी बयां कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार की बेचैनी का कारण देश के सामने आ गया। वह क्या है कि मोदी सरकार की बेचैनी का कारण क्या है? बड़ी साफ है कि मोदी सरकार इसीलिए सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो गया नोटिस देने के लिए, क्योंकि पूरे देश में जनता आक्रोशित हो गई है। हर गांव गांव में इस बात का चर्चा होने लगा है कि चुनाव आयोग चोर है। इसकी चर्चा हो रही कि वोट चोरी हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए पक्षपात किया जा रहा है और विपक्ष के साथ अन्याय किया जा रहा है। इस बात का प्रचार किया जा रहा है कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, और लोकतंत्र नहीं रहा तो लोकतांत्रिक सरकार नहीं आएगी, और लोकतांत्रिक सरकार नहीं आएगी तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों का सुनने वाली सरकार नहीं होगी। और आज वही चीज हो रहा है कि यह सरकार किसी की नहीं सुन रही है। बहन बेटियों को खुद के इनके नेता हवस के शिकार बना रहे हैं। शिक्षा धरातल में चला गया, स्वास्थ्य का अता पता नहीं है, देश लूटता जा रहा है, और अमेरिका के सवालों का जवाब देने का वक्त आता है तो प्रधानमंत्री बिल में ढुक जाता है। यह सारी चीजें चल रही हैं, यह बहुत दिलचस्प है। लेकिन बेचैनी नरेंद्र मोदी की, बेचैनी की नरेंद्र मोदी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर सवाल खड़े हो गए हैं। किसी ने कहा था कि भाजपा को भाजपा ही हरा सकती है क्योंकि यह सामदंड भेदभाव वाली पार्टी है। तो भाजपा के अंदर बवाल मच गया। अब भाजपा के अंदर ऐसे हैं कि जो सवाल उठा रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि नरेंद्र मोदी इस देश के लिए भी संकट है, भाजपा के लिए भी संकट है, चेहरा बदल दो वरना देश गुलाम हो जाएगा। लेकिन जो स्वयं गुलाम देश को बनाना चाहते हैं, अब सोचिए कि अचानक क्यों हिंदू मुस्लिम की बात होने लगी, जबकि सभी मंत्री हिंदू हैं, हिंदू के हाथ में सरकार है, तो अचानक हिंदू खतरे में कैसे आ गया? क्यों मंदिर अचानक मोदी जाने लगे? क्यों
आरएसएस अचानक यह कहने लगा कि क्या ना कि हिंदू राष्ट्र हम मानते हैं इस देश को। क्यों अचानक बजरंग दल और हिंदू महासभा एक्टिव हो गई? क्यों क्रिश्चियंस के ऊपर हमले होने लगे? क्यों हिंदू पर्व के अलावा कोई और जाति का पर्व नहीं मना सकता? क्यों मुस्लिम से नफरत होने लग गया? क्यों अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्यों अचानक आकर के जनता के युवाओं के दिलों में आग भड़का रहे कि 200 साल पहले मुस्लिमों ने हमारे देश को गुलाम बनाया था? अरे अंग्रेजों का क्या हुआ? उसी अंग्रेज के साथ तो यह लोग थे, आरएसएस वाले और ये भाजपा वाले। यह तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया था, लेटर जारी किया था। तो आजादी किसने दिलाई? इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने। और देश को गुलाम कौन बनाना चाहता है? आरएसएस, जो सबसे बड़ा दुश्मन हमारे देश का था, और उसी की पार्टी भाजपा। यह लोग छत्रप राजशाही राज अपना कायम करना चाहते हैं। इसे नाम हिंदू राष्ट्र का दे रहे हैं, जो देश को गुमराह करने का है। देश के, इसी देश के नागरिक को दुर्जम दर्जा का नागरिक बना के रखना चाहते हैं। उन्हें वोट का अधिकार नहीं होगा। इसी के तहत वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, एसआईआर से, जो बहुत घातक है इस देश के लिए। आगे, सरकार हर क्षेत्र में फेल हो गई, इस बात को स्वीकार कर लिया मोदी ने। 37 सांसद छोड़ेंगे साथ। या मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी ने कहा। नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मिशन 37 चल रहा है, यानी कि अब इन्हें बोलना पड़ गया कि मिशन 37 चल रहा है। कौन बोल रहा है? यह हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहा है कि मिशन 37 चल रहा है। यह मिशन 37 है क्या? 37 सांसद हैं जो गठबंधन छोड़ने की कवायद में और अल्टीमेटम दे रखे हैं। कौन है वह? चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, 16 और 2 18 सांसद। नीतीश कुमार 12 सांसद, 30 सांसद हो गए। जयंत चौधरी 2, अनुप्रिया पटेल 1, जीतन राम मांझी 4, और 4 सांसद नवीन पटनायक के हैं। लेकिन चिराग पासवान भी तो उसी लाइन में खड़े हैं कि मौके की तलाश है, सिर्फ यह कंफर्म हो जाए कि मोदी नहीं बचेंगे सरकार। अब एक झटके में चिराग पासवान दूसरे तेवर में, रंग में आ जाएंगे। मौके की तलाश, कहते हैं ना कि बहती गंगा में हाथ धो लो, वह भी धोना चाहते हैं। अब ऐसे में यह जो चंद्रबाबू नायडू ने अल्टीमेटम दिया है 1 फरवरी का, वह भी आ गया वक्त, तो वह भी पता चल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार खरवास के बाद वह भी 1 फरवरी के अंदर अंदर पता चल जाएगा। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन एक है? जो इंडिया गठबंधन अलग थलग था, उसी इंडिया गठबंधन की वजह से नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज थे, वह एक है। कांग्रेस ने यह ऑफर नायडू को दिया है। इस तरह की चर्चा है कि कांग्रेस ने नायडू को ऑफर दिया है कि 100 लोकसभा की सीटें हमारे पास है, 172 इकट्ठा कर लो आप और प्रधानमंत्री बन जाओ, हम सपोर्ट करेंगे बिना किसी शर्त के। अब चंद्रबाबू नायडू कहा जा रहा है कि उसी के मद्देनजर अल्टीमेटम दिए हैं, और नीतीश नायडू के साथ है। और ममता बनर्जी एक ऐसे संकट में है कि मोदी रहेंगे तो ममता का सत्ता नहीं आ पाएगा, बहुत संकट होगा। पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ बिहार के, पश्चिम बंगाल के अंदर, सब इसी के अंतर्गत था। और जैसे ही केंद्र की सरकार भाजपा की गिरेगी, वैसे ही भाजपा की एक एक राज्य की सरकारें लुढ़कती, लुटती, टूटती, बिखरती नजर आएगी। इस बात से इंकार नहीं कर सकते। सब कुछ ब्यूरोक्रेसी का कमाल है। ब्यूरोक्रेसी के दम पर यह सब किया जा रहा है, ना कि हकीकत यह है कि इन्हें कोई वोट नहीं दे रहा है, वोट चोरी से बन रही है सरकार। अब इस नोटिस के बाद जवाब क्या आता है यह देखना होगा। लेकिन जनता का दबाव तो न्यायपालिका पर पड़ गया है, और न्यायपालिका में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का अग्नि परीक्षा का दौर है। अगर इसे, जो साफ दिख रहा है कि पारदर्शी कानून नहीं है, अगर इस कानून पर मुहर लगाया, उन्होंने रोक नहीं लगाया, तो न्यायपालिका से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। फिर अरावली की तरह जनता कहीं सड़क पर ना हो। और दूसरी चीज, और अगर रोक लगा दिया तो मोदी और ज्ञानेश का कोई बचाने का तुक ही, औचित्य ही नहीं बनता। इन्हें जेल जाने की नौबत आ जाएगी। लेकिन एसआईआर पर सवाल कायम है, जवाब नहीं मिला।
देश का गुस्सा फूट गया। अब न्यायपालिका के इस पर संज्ञान लेने का एक वजह और भी है। वह वजह है कि जनता सड़क पर आ गई है। अब जो अभी 12 राज्यों में हुआ है, इसमें तकरीबन 7 करोड़ लोगों के नाम कटे हैं और 3 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश में कटे हैं। अब अगर इस स्पीड से लोगों के नाम कट रहे हैं तो बाकी के राज्यों में कराने के बाद परिणाम यह आएगा कि तकरीबन 15 से 20 करोड़ लोगों के नाम कट जाएंगे। 99 करोड़ लोग इस देश में वोटर हैं। वोटरों की संख्या बढ़नी चाहिए, लेकिन वोटरों को संख्या करोड़ों में घट रही है। यानी कि पक्षपात तरीके से विपक्ष के वोट कहीं ना कहीं काटे जा रहे हैं, जो इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहे, जो बड़ी चिंता का विषय है। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि इस देश की जनता में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता तकरीबन 0 हो गई है। जो 2019 में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता इस देश के अंदर 54% थी, सीएसडीएस के अनुसार, जो सरकारी संस्था है, सरकार के, केंद्र सरकार के पैसे से खर्चा चलता है उसका, उस संस्था ने कहा था कि 54% है। 2024 लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के वक्त यह रिपोर्ट आई कि 25% है और अब तो माइनस पता नहीं कितना परसेंट है। आप सोच सकते हैं कि जिस चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं है और वह चुनाव आयोग जो कार्य कर रहा है उस पर कहां विश्वास होगा, जब खुली आंखों से लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं। हकीकत है यह है कि इस देश पर लोकतंत्र को खत्म करने का, इस देश से और लोगों के हकों को छीनकर लोगों को गुलाम बनाने का यह नया तरीका चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर जारी किया गया है। जबकि सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट यह जानता है कि इस देश में नागरिकता जांचने का हक और अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं, गृह मंत्रालय के पास है। फिर भी बार बार हेयरिंग में चुनाव आयोग कहता है कि नागरिकता साबित करनी होगी और चुनाव आयोग उस एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता है। यही से सवाल उत्पन्न हुआ और यही पर सवाल आकर के रुका हुआ है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस जारी किया है तो और बाकी किन किन चीजों के मद्देनजर फैसला देगा। नजरें बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन यह नोटिस जारी होना चुनाव आयोग को और मोदी सरकार को और इंडिया गठबंधन की एक बड़ी जीत है, इंडिया की जीत है, इससे इंकार नहीं कर सकते। और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ दोनों चुनाव आयुक्त भी घसीटे जाएंगे अगर इस कानून पर लगाम सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। देखना यह होगा कि फैसला न्यायपालिका का क्या आता है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा।